आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के ताल्लुक से, यानी कि ज़ग़ातुद्दम। आज सबसे ज़्यादा मेडिकल फील्ड के अंदर जो वक्तन फवक्तन यानी कि डेली हमारे क्लिनिक में ऐसी मरीज से वाबस्ता पड़ता है। वाकई इतनी कॉमन हो चुकी है कि इसकी जो इंसिडेंट्स जो है यंग जनरेशन तक हाइपरटेंशन की जो इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। हाइपरटेंशन के बारे में जब हम डिस्कस करते या उसके ताल्लुक से हम तहकीक करते तो कोई भी बीमारी के ताल्लुक से ये सोचना चाहिए कि हाइपरटेंशन की माहियत क्या है या उसकी कैफियत क्या है। मॉडर्न मेडिसिन में आप देखते हैं कि इट इज़ सो कॉमन एक प्रॉब्लम है, लेकिन आज तक उसकी सही वजह यानी किस वजह से हाइपरटेंशन होते हैं साइंस उसको तहकीक नहीं कर पाए। हाइपरटेंशन को बेसिकली हम कहते हैं कि एसेंशियल हाइपरटेंशन। उसका मतलब ये है कि मोर देन 85% हाइपरटेंशन की वजह या उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। उसकी तारीफ यानी उसकी डेफिनेशन ये है कि द हाइपरटेंशन विच इज अननोन रीजन, अननोन कॉज, यानी कि 85% हाइपरटेंशन भी अननोन रीजन यानी अननोन वजह से, और उसके लिए मार्केट में 800 किस्म की दवा मौजूद है जो वजह नहीं मालूम किस वजह से इसको हाइपरटेंशन। बाकी 25% किडनी, लीवर, कुछ एसोसिएटेड डिजीज की वजह से हाइपरटेंशन होता है। तो ये 80% हाइपरटेंशन को एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। फिर हमने उसको उस हाइपरटेंशन को क्लासीफाई किया मॉडरेट, माइल्ड हाइपरटेंशन, मॉडरेट हाइपरटेंशन, मतलब अपने क्लिनिकल सिम्टम्स के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया गया। और आप देखते होंगे कि जितने भी जो हाइपरटेंशन की जो ट्रीटमेंट करता है, कभी कभी पेशेंट आके कहते हैं डॉक्टर साहब मैं प्रेशर के लिए 4 दवा खा रहा हूँ। पेशेंट प्रेशर के लिए 4 या 5 दवा की क्यों ज़रूरत पड़ती है? कभी डॉक्टर लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, अलग अलग कुछ लोग डायरेटिक्स पूरा मिला के 4-5 दवा देते सिर्फ प्रेशर के लिए। सपोज आपको अगर बुखार है तो मेरे पास आए बुखार, तो मैंने बुखार की गोली लिख के दिया तो पेशेंट खुश रहते हैं, डॉक्टर बुखार की गोली हमको दे दी। अगर मैं आपको एक बुखार के लिए 5-5 गोली लिख के दे रहा तो मरीज क्या समझेंगे? डॉक्टर को ये सबब नहीं मालूम मेरी बुखार क्यों आ रही, इसलिए डॉक्टर साहब ने बहुत सारी दवा दे दी। यही सिर्फ वजह है कि हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में अच्छे कंसल्टेंट भी 4-4, 5-5 दवा लिख के दे देते। इसकी वजह क्यों? इसकी वजह इसलिए कि हाइपरटेंशन की वजह किसी को नहीं मालूम। यही बात कभी कभी हम किसी हकीम से या कोई बियोमस डॉक्टर से भी पूछ के देखो हाइपरटेंशन की मिजाज क्या है, कैफियत क्या है। मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर को भी हम हकीम को भी ये नहीं मालूम, खाली डायरेक्ट लिख के दे देते कोई मुनव्विम दवा। मिसाल के तौर पे इक्सिर शिफा है, असरोफिन है, तिरिया के फिशर, ये सब चीज़ में मुनव्विम यानी कि राउल्फिया सरपेंडाइना है। राउल्फिया सरपेंडाइना जो मुनव्विम का और मुखद्दिर का जो काम करता है, इसी कंटेंट की दवा लिख के देते, यानी कि हमारा भी नज़रिया सही नहीं। अगर आप इसकी माहियत जानना चाह रहे हैं यानी किस वजह से आ रहे, तो सिर्फ आप कॉन्शियस रहो, तकवे में रहो। और हाइपरटेंशन का डेफिनेशन क्या है? हाइपरटेंशन का पैथोफिजियोलॉजी क्या है? हमने पढ़ा व्हेन द ब्लड फ्लो थ्रू ए वेसल, जब ब्लड वेसल के थ्रू भागता है आर्टरी से, the pressure exerting on the wall of that artery, that vessel is called as hypertension. ये तारीफ में इसकी सबब है, ये तारीफ में इसकी रीज़न। अगर तारीफ 2 बार पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन 2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे प्रेशर की कॉज क्या है। वॉल्यूम हमेशा, वॉल्यूम का मतलब स्पेस, वॉल्यूम हमेशा प्रेशर क्रिएट करता है, यानी वॉल्यूम यूनानी एतबार से रुतूबत वॉल्यूम क्रिएट करते हैं।
रुतूबत की वजह से ही प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। अगर रुतूबत कम है यानी शरीयान या आपकी जो ब्लड वेसल खाली है तो प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ती उसकी दीवारों के ऊपर। तो उसकी माहियत समझ में आती है कि हाइपरटेंशन का अगर कोई भी ऑथेंटिक किताब में उठा के देखो, फिशारुद्दम बड़ी प्रेशर का नाम है, फिशारुद्दम डायरेक्ट उसकी एक अक़साम, कभी खुशी, कभी टेंशन, कभी फलाने फलाने मंशियात की, तहरीक की, कोई मुहर्रिक दवा ग़िज़ा ये सब खाने से, बल्कि एक सरसरी तौर पे सबकी एक वजह लिख के बता देते कि परफेक्ट एक रीज़न नहीं बताते माहियत के हिसाब से। कुछ लोग बोलते हैं कोई कॉफ़ी पीने से, चाय पीने से, एंग्जाइटी से, टेंशन से प्रेशर से कोई ताल्लुक नहीं। पब्लिक क्या समझते मेरा टेंशन बढ़ गया, मेरा हाइपरटेंशन बढ़ गया। तो अगर टेंशन से अगर हाइपरटेंशन बढ़ रहे इसका मतलब फिर वो डेफिनेशन चेंज करना पड़ेंगे, व्हाट इज हाइपरटेंशन या व्हाट इज टेंशन, नॉर्मल टेंशन या नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या, उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली स्ट्रेस नो डाउट कभी कभी 1 और 5% या थोड़ा हद तक कोई स्ट्रेस कोई भी बीमारी को बढ़ाते, सिर्फ हाइपरटेंशन ये प्रेशर की बात नहीं, कोई भी स्ट्रेस, इवन एसिडिटी में भी स्ट्रेस बहुत बड़ा दखल अंदाज देता है। तो यहाँ एक चीज़ समझ में आती है कि हाइपरटेंशन यानी कि हाइपरटेंशन का मेन सबब है माहियत बढ़ना, यानी कि उसकी माहियत है रुतूबत बढ़ना, यानी कि ये रुतूबी अमराज है। इसलिए आप देखते हैं कि अक्सर अच्छे कंसल्टेंट कभी भी ये जो एंटी हाइपरटेंसिव दवा काम नहीं करता है तो क्या करते, इसके साथ में एक डायरेटिक लिख के दे देते, शायद वो डायरेटिक से काम कर रहे और डायरेटिक ही इसमें काम करते हैं रुतूबत को कम करने के। तो इससे हम क्लासीफाई कर सकते हैं बेसिकली हाइपरटेंशन किस मिजाज में हाइपरटेंशन ज़्यादा होते हैं कुदरती तौर पे। कुछ लोग को हाइपरटेंशन नुकसान देते हैं और कुछ लोग को नुकसान नहीं देता है। मिसाल के तौर पे आप जो 4 मिजाज को अगर आप इवेल्यूएट करेंगे, दम्भी और बलगमी मिजाज में हमेशा हाइपरटेंशन में रहते हैं, ये कभी उसकी तबई रहता है। अक्सर देखने को मिलता है 250 सिस्टोलिक और 110 140 तक डायस्टोलिक जाने के बावजूद भी पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं रहते, एसिम्टोमेटिक रहते। कुछ लोग ज़रा भी बीपी बढ़ा तो सर पे थोड़ा सा गिडीनेस महसूस होता है। तो जो आदमी या जो मिजाज जिसके मिजाज में रुतूबती गलबा पैदाइशी है यानी कि बलगमी और दम्भी, उनके अंदर अगर ज़्यादा अगर बढ़ भी गया प्रेशर तो ये इसको तो एक तकलीफ नहीं देते। उसकी वहाँ पता फिजियोलॉजी क्या है, अगर सपोज आपके जो एक छोटा सा ट्यूब से कोई चीज़ आप बहा रहे मतलब फ्लो हो रहा है, अगर उसकी ट्यूब के अंदर अगर रबर की ट्यूब है तो ज़रा अगर ज़ोर से या फोर्स से भी अगर पानी आ गया तो थोड़ा सा फैलने की सलाहियत रखता है। जबकि अगर वो वेसल के अंदर ज़्यादा अगर सख्त है, खुश्क है तो फटने की चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए हाइपरटेंशन में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है सफरावी और दम्भी को। ज़रा भी अगर बीपी बढ़ गया तो सेरिब्रल हिमरेज यानी कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट की चांसेस ज़्यादा है। अब कभी भी आप देखो, कभी भी जो सीवीए का केसेस या फालिज के केसेस आते हैं उसमें लिखते देयर इज नो एनी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन। अक्सर पेशेंट एक आते बोलते मेरे डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, सुबह उठने के बाद पता चला कि इसको सेरिब्रल हिमरेज हो गया। नॉन केस ऑफ बीपी के अंदर हमेशा हमको ज़्यादा तकलीफ नहीं मिलती क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी रुतूबत है, फैलने की यानी कि इम्तिजाती कैफियत ज़्यादा है। तो हमेशा याद रखना अगर पेशेंट अगर बलगमी है और दम्भी है तो ज़्यादा अगर बीपी बढ़ा भी तो तकलीफ नहीं देंगे, जबकि सफरा और सौदा को बीपी ज़रा भी बढ़ गया उसके अंदर हिमराइजस का चांसेस ज़्यादा है। अब इसकी मैनेजमेंट क्या है? इसकी मैनेजमेंट बेसिकली आप देखते हैं सबसे पहले डॉक्टर क्या कहते हैं कि नमक बंद करो, नमक बंद करो, कैल्शियम चैनल या बीटा ब्लॉकर। इस वजह से अगर बीपी बढ़े तो नमक से क्या संबंध है? नमक डायरेक्ट रुतूबत से संबंध है। जो बोलते हैं नहीं कि हम लोग अक्सर जो नमक खाए उसको पानी पीना पड़ता है, नमक हमेशा पानी को पकड़ के रखते हैं। जितना आप नमक इस्तेमाल करेंगे उतना आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन होता है, जितना आप नमक कम करेंगे उतना आपके अंदर डायरेटिक इफेक्ट बढ़ता है। तो जितने भी मुदिरात दवाएं वो सब चीज़ आपको हाइपरटेंशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग में सुकून वगैरह, सुकून जैसे टैबलेट है, फिशार है यानी कि सिरे शिफा सरोफिन, कुछ लोग को काम करते कुछ लोग को नहीं करते वो।
वो खाली एक एंटी एंग्जाइटी स्ट्रेस को कम करते हैं, लेकिन बीपी सबका कम नहीं होते। तो ऐसी जगह पे मुदिरात इस्तेमाल किया करो। मुदिर बॉल दवा, यानी कि उसकी बॉडी के रुतूबत को दाखिल मतलब खारिज करना, ये उसूल इलाज है। तो जैसे बादियान है, हुलबा है, मेथी है, इलायची है, जितने भी मुफरद दवा जिसके अंदर, जिसको हम ग़िज़ाई दवा कहते हैं, पेशेंट को बोलना ग़िज़ाई दवा के तौर पर इसको मुसलसल इस्तेमाल किया करो। अब्बे तिंगार जो कंपाउंड मेडिसिन में, अब्बे तिंगार बीपी को कंट्रोल करने की बेहतरीन दवा की डायरेटिक का इफेक्ट करता है। कभी कभी सुरंजान से भी बीपी कंट्रोल इसलिए होते कि सुरंजान मुलय्यन भी है, मुदीर भी है। कभी जंजीबील मुदीर और मुलय्यन दोनों बीपी को कम करता है। तो याद रखने का, पहले माहियत को कंफर्म करो। माहियत, ये बीमारी रुतूबी अमराज है। रुतूबी लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए रुतूबत को निकालने की इस्तिफराग, यानी उसको एक बेहतरीन तरीके से उसको एक फॉर्मेट, एक प्रोजेक्ट टाइप की एक फॉर्मेट बना के दो। आपकी बॉडी की रुतूबत को कम करो और आपकी बॉडी को रुतूबत को आने से रोकने के लिए आपको फलाने चीज़ से परहेज चाहिए, ख़ास तौर से नमकीन आइटम से। स्वेटिंग हो, चलना फिरना हो, ये सब स्वेटिंग से भी बीपी कम हो जाता है, यानी कि बॉडी की वॉल्यूम कम हो जाती है, रुतूबत कम होती है। तो याद रखो, हम लोग हाइपरटेंशन सुनते हैं, हम क्या समझते हैं सफरावी मर्ज होगा, गुस्से वाले को ज़्यादा हाइपरटेंशन होती है। ये सब गलत बात है, यानी कि ये हर चीज़ में ये लागू नहीं है। हर गुस्से वाले को बीपी होना ज़रूरी नहीं है। गुस्सा एक अलग पैथोफिजियोलॉजी है, हाइपरटेंशन एक अलग पैथोफिजियोलॉजी है, सफरा एक अलग फिजियोलॉजी। सफरा बढ़ने से ज़्यादातर लोग को गुस्सा होता है। सफरावी लोग को हमेशा बीपी लो रहता है। कभी भी सफरावी को चेक करके देखो, हाइपोटेंशन में रहते, क्योंकि उसके अंदर रुतूबत, वॉल्यूम है, लेकिन उसकी खून की रिक्कत, यानी खून की जो विस्कोसिटी कम होने की वजह से बराबर उसकी ब्लड वेसल पे जोर नहीं पड़ते। इसलिए हमेशा देखो तुम, सफरावी लोग का बीपी हमेशा लो रहता है। तो ये क्लियर कट करो, इसकी वजह क्या है, उसकी सबब क्या है, उसको उसूल इलाज क्या है। उसूल इलाज में मुदिरात और मुलय्यनात से काम लिया जाए, वो हिसाब से उसको फॉर्मेट तैयार करें, तो परफेक्टली आप इलाज कर सकते हैं। बेसिकली एक बार जब स्टार्ट करते, कोई भी हाइपरटेंशन का जो पेशेंट, जिंदगी भर दवा खाते रहते, और पेशेंट खुद भी ये समझते मेरी बीमारी जाने वाला नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसे लोग को दवा बंद करने की एक तरीका भी बताता हूँ मैं। अगर कोई अच्छे कंसल्टेंट किसी को दवा लिख के दिया, कौन सी दवा, हाइपरटेंशन, तो पेशेंट को बोलो जिस डॉक्टर ने तुमको दवा लिख के दिया, तुम एक काम करो, 15 दिन दवा मत खाओ, और डॉक्टर के पास जाके बोलो डॉक्टर साहब मैं दवा बराबर खा रहा, जरा बीपी चेक करो। तो डॉक्टर बीपी चेक करेंगे, थोड़ा बहुत बढ़ा हो, हाँ थोड़ा सा बढ़ा हो, आप दवा खा रहे ना, उसको चलने दो बोले, जबकि आप 15 दिन से दवा नहीं खा रहे। अगली बार आप उल्टा करके जाओ, दवा परफेक्ट खाओ, फिर डॉक्टर से जाके पूछो कि डॉक्टर साहब मैं 1 महीने से दवा नहीं खा रहा, तो डॉक्टर चिल्लाएंगे आपकी बीपी बहुत बड़ा है, जबकि वही बीपी है। लेकिन डॉक्टर ये चाह रहे कि तुमको हाइपरटेंशन है, खाली तुम दवा खाओ, वो असर करेगा, ये कोई मसला नहीं है। ऐसे बहुत लोगों को मैंने ये ट्रायल किया, तो डॉक्टर आपने जो कहा बहुत परफेक्ट है। पेशेंट हमेशा दवा, मेरे को बीपी है मैं दवा खा रहा हूँ, बीपी सिस्टोलिक 19-20 होता है, सिस्टोलिक ज़्यादा असर नहीं करता है, डायस्टोलिक बेसिकली हार्ट पे लोड पड़ता है। ज़्यादातर सिस्टोलिक प्रेशर जो है ना, वो हमेशा कुछ लोग को पैदाइशी रहते हैं, ज़्यादातर डायस्टोलिक में ध्यान दिया करो, वो भी डायरेटिक से, मुलय्यन से। वो मुकम्मल तौर पर अगर उसको कंटिन्यू करेंगे, बाद में धीरे धीरे जितना और रुतूबत कम होते जाएंगे, बीपी की दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।